हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं क्लास नंबर सेकंड जिसमें इकाई नंबर 6 को पढ़ेंगे। इसमें 12वां लेसन है हमारा उग्र राष्ट्रवाद का युग। इसमें 12, 13 और 14 लेसन्स में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे 1905 से 1918 तक। आज हम अपना पहला जो उग्र राष्ट्रवाद का युग है 12वां लेसन उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। जिसमें दो ही मुख्य बातों पर चर्चा चलेगी, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी। इसमें पूरा लेसन नरमपंथी और गर्मपंथी को दर्शाएगा था। लास्ट में हम 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट पढ़ेंगे। उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909 तक। आत्मपरकता से स्वतंत्रता मुख्यतः दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक तरीका नरमपंथी था या उदारवाद जिसे बोलते हैं, जिसके अनुसार शासकों को प्रभावित किया जाना चाहिए जिसकी की स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। यह उपागम इस परिकल्पना पर आधारित है कि विदेशी शासक बुद्धि संपन्न होते हैं और उन्हें उनके तरीके को बदलने के लिए राजी किया जा सकता है। दूसरा तरीका उग्रवाद का है, जिसमें विदेशी शासक के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार के विरुद्ध साहसिक या उग्र कार्य किए जाते हैं। इस उपागम के तहत यह माना जाता है कि औपनिवेशिक शासक इस तर्क के प्रति विनम्र नहीं है और वे स्वेच्छा से उन लाभों को छोड़ने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे जो औपनिवेशिक शासन ने उन्हें दिए थे। यानी कि दो तरीके हैं, एक तो है नरमपंथी। नरमपंथी ये सोचते हैं कि ब्रिटिश सरकार इंडिया से प्रभुत्व संपन्न मतलब समाप्त कर देगी, और जो गर्मपंथी है वे कहेंगे ये छोड़ कर नहीं, वे कहते हैं कि ये छोड़ के नहीं जाएंगे, इनसे छुड़ाना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है। लाला लाजपत राय ने यह स्पष्ट किया कि नरम और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य मूलभूत मतभेद थे। जैसा दोनों के मौलिक सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न थे, यानी कि वे सोचते थे कि ये छोड़ के जाएंगे, वे कहते अपोजिट वाले कहते हैं कि ये छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय नरम उपागम को अनुसरण कर कभी भी सुशासन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो लाला लाजपत राय है वो गर्म दल के नेता थे, तो वो गर्म दल की बातें ही करेंगे। औपनिवेशिक शासन को देश से बाहर निकालने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन के और अधिक उग्र तरीकों की आवश्यकता होगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद ने एक भिन्न चरण का प्रतिनिधित्व किया। इस चरण में राजनीतिक आंदोलन के नए तरीकों की शुरुआत की गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को एक व्यापक आधार प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु लोकप्रिय प्रतीकों को परिकल्पित किया गया। उग्रवाद शब्द को आतंकवाद से समीकृत किया या इन दोनों शब्दों को समान माना जाने लगा है। एक सर्वथा अनुचित है, जैसा कि कोई उग्रवादी या चरमपंथी एक राष्ट्रवादी साम्यवादी या अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाला कार्यकर्ता हो सकता है, जब तक कि इस विचारधारा को किसी नियम या किसी राजनीतिक परिस्थिति में सरकार की प्रतिष्ठा का अत्यधिक सापेक्षिक नहीं माना जाता। उग्रवाद या चरमपंथ हिंसा का समर्थन नहीं करता। दूसरी ओर आतंकवाद प्रबल रूप से हिंसक होता है। हिंसक लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे तिलक लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादियों को चरमपंथी कहा जाता था, यानी कि उग्रवादी नेता थे, क्योंकि कांग्रेस ने नरमपंथियों द्वारा प्रतिपादित आदर्शों की तुलना में इनके विचार अत्यंत उग्र थे। इसी तरह इस संदर्भ में शब्द उग्रवादी या चरमपंथी को दृढ़तापूर्वक अनुदान न की आवश्यकता और आवश्यक रूप से हिंसक समझा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषतः 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। कांग्रेस की अनुन्य विन्य की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वह शासन से मनमानी करती रही। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। अब अगला टॉपिक अपना उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उग्र राष्ट्रवाद के उत्थान में कई कारणों ने योगदान दिया। पहला था अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान करना। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान करना। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों में मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसी वर्ग का विश्वास था कि स्वशासन भी भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों के कारण 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए।
किंतु भारतीयों के प्रति अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में फैले भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त केवल दक्षिण भारत में प्रासंगिक सांप्रदायिक झगड़ों ने जन धन को अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा उनके वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तात्कालिक विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। 1892 राष्ट्रवादियों ने भारतीय परिषद अधिनियम की यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। 1897 पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश के से निर्वासित कर दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत दमनकारी कानूनों को नए प्रावधानों के साथ नई धारा 156 ए में पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया। 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 भारतीय शासकीय गुप्त बात संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों जिन्हें राजनीतिक क्रांतिकारियों की उपज तैयार करने की एक फैक्ट्री के तौर पर वर्णित किया गया था, पर सरकारी नियंत्रण को और कड़ा कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की विनाशकारी रहे। इसकी शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, क्षत्रिय शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। तिलक, अरबिंदो घोष एवं विपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता। शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे तथा उनकी जागृति आई, वही दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया और धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूंकि भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग शिक्षित पश्चिमी शिक्षा के कारण वहाँ के राष्ट्रवाद, जनतंत्र और आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उनके साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 के बीच एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता को मिथक को तोड़ दिया। इसी तरह आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्शिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दास्तां से मुक्ति पा सकते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी समाज उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता न रहा। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय एवं वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन
समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इनके प्रयासों ने भारतीयों की यह हीन भावना दूर की हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती के ये बोल हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। तो सब हेडिंग है उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना में शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदारवादियों की नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उदारवादियों के विपरीत उग्रवादी या चरमपंथी नेताओं को अंग्रेजों के भद्रजन होने या उनकी न्याय भावना पर कम विश्वास था। वे राष्ट्रवादियों की मांगें स्वीकार करवाने और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन करने के पक्षधर थे। सब हेडिंग है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्षों का शासन शिष्यमंडलों भूलों आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन एवं भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपने सामर्थ्य का आभास हो चुका था। योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोधास्वरूप किया गया था। यह बंग भंग का भी प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, तथापि अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 तरह से विभाजित कर दिया गया, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर देखें तो इसमें बांग्ला भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़ीसा बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ कुछ 5,40,00,000 से हिंदुओं की संख्या 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ कुछ 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल्य प्रांत की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहते थे। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। 1903 से 1905 तक की घटना। उदारवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध से सक्रिय भूमिका निभाते उदारवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा और पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए, तो हितवादी संजीवनी बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध के स्वर की उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात
राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। ये ऊपर वाली घटना 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन में हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विविध रूप से लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, तो शोक दिवस के रूप में मनाया। आंदोलनकारियों ने इसे शोक दिवस मनाया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन शोक दिवस के रूप में लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया था, नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम के गीत गाए। अमार सोनार बांग्ला मौजूदा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे सड़क पर पैदल चलती भीड़ ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर तथा भारतीय साहित्य परिषद के तत्कालीन सचिव रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने लोगों से अपील की कि वे बंगाल के विभाजन की प्रभावी तिथि अर्थात 6 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाए। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करने हेतु एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इसी दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा की शुरुआत के कुछ ही घंटों में आंदोलन के लिए 50,000 रुपये एकत्र किए गए। शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। दिल्ली में सैयद हैदर रज्जा एवं मद्रास में चिदम्बर पिल्लई ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस की स्थिति 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। दूसरा था बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान एवं स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष का मत था कि विरोधी अभियान का प्रसार बंगाल में बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, जिससे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। किंतु इस समय कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व था तथा वे इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों उग्रवादियों ने विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, जिसकी चरम परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई। इस अधिवेशन का स्वदेशी अभियान एवं अन्य तात्कालिक आंदोलनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन, सब हेडिंग है उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन। 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला था उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। दूसरा था उदारवादियों के संवैधानिक रूप में उग्रवादी असहमत थे तथा तीसरा था सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम के गीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और नेताओं को निर्वासन की सजा दी और प्रेस का दमन कर दिया। उग्र राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ वह शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पूरे बंगाल में जनसभाएं हुई और तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप से देने हेतु यह सुनिश्चित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया तथा सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार
हेतु समितियां बनाई गई। नेताओं ने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं, राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरबिंदो घोष ने कहा कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो। ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न को दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो और भारत का आर्थिक शोषण हो रहा हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे बढ़ें। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। अरबिंदो घोष ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना दिया। संघर्ष का नया स्वरूप एवं प्रभाव। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं या आंदोलन के रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतः नकार दिया। इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वे इस तरह थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोहों का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना, धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या से एक काफ़ी बड़े हिस्से ने इनके सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयं सेवकों का दल या समिति, इस अभियान में समितियों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग के अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। बरी साल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में V.O. चिदम्बरम, पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगठन का गठन किया जिससे स्थानीय जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित किया। इन समितियों ने जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जनसाधारण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे जिनमें व्याख्यानों का आयोजन, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यक्रमों को नैतिक शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारियों हेतु प्रशिक्षण इत्यादि प्रमुख थे। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों एवं मेलों का रचनात्मक प्रयोग। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव मेलों का प्रयोग जनधार बढ़ाने, राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया। उदाहरणार्थ तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने हेतु परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी किया गया। आत्मनिर्भरता पर बल, इस भावना के प्रसार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावना को बल मिला कि गांवों का सामाजिक आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम में अभियान चलाए गए जिसमें जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध, मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दबाने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास और राष्ट्रवादियों के वर्चस्व वाले संस्थानों के अनुदान संबद्धता, छात्रवृत्ति को रोकने के खतरे के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार के आंदोलन ने गति पकड़ी। ब्रिटिश सरकार के इस कार्य को परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इस संदर्भ में एक संस्मरण किया जा सकता है कि राजा सुबोध मलिक ने बंगाल में एक नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का योगदान दिया था। इसके अलावा 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल
टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य और रास बिहारी घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह कॉलेज शांति निकेतन स्थित टैगोर के स्कूल में से प्रेरित था, जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। बंगाल और बिहार में कई अन्य नेशनल स्कूल भी खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में सतीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। इसका समाचार पत्र था डॉन, जो 1897 में प्रकाशित हो रहा है। उनका समाचार पत्र है डॉन, जो 1897 से अभी तक प्रकाशित होता है। और उनकी डॉन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, पहले से ही उद्योग एवं शिक्षा में स्वयं सहायता के संदेश का प्रचार कर रही थी। मुखर्जी ने 1885 में भागवत चतुष्दी की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज में व्याख्याता बन गई। और तब अरबिंदो ने त्यागपत्र दे दिया तो वे इसके प्रधानाचार्य बन गए। स्वदेशी या देशी उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गई। तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाज रानी उद्यम में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के उपक्रम स्वदेशी स्टील नेविगेशन कंपनी ने हालांकि ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। इस समय भारतीय व्यापारियों ने व्यावसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक दिखा। यहाँ तक कि 1890 के दशक में भी यह चेतना व्यापक थी कि बड़ी संख्या में आयातित विदेशी वस्तुओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से टैगोर परिवार के सदस्यों तथा अनेक अन्य नेताओं द्वारा भारतीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए मेलों का आयोजन और कई दुकान खोली गई ताकि उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। रविंद्रनाथ के स्वदेशी भंडार 1897, जोगेंद्र चंद्र चौधरी के इंडियन स्टोर 1901 तथा सरला देवी का लोक खीर भंडार 1903 इसी दिशा में किए गए प्रयास थे। 1893 में किए गए प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई और 1901 में चीनी मिट्टी के बर्तनों की उत्पादन का प्रयास किया गया। जैसा कि सुमित सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की मनोदशा के साथ इस तरह के प्रयासों को गति मिली। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव। इस काल में महान राष्ट्रवादियों यथा रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद राय और सैयद अब्बू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आसाम सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी तथा बांग्लादेश द्वारा इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियल प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया तथा मुगल अजंता और राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने की गौरव हासिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय एवं अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। जन सहभागिता का दायरा। विद्यार्थी, महिलाएं, बुजुर्ग, इनमें सब कुछ थे। विद्यार्थी। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार रूप से अपनाया और बहिष्कार संबंधी धरनों प्रदर्शनी में अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना तथा दक्षिण भारत, गुंटूर, मद्रास, सलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थानों के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माना लगाए गए था, उन्हें गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों से अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु इनके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ तथा वे राष्ट्रीय आंदोलन
आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे महिलाएं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि घर की चार दीवारियों में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की मध्यवर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनी में भाग लिया। कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद के नाम उल्लेखनीय है, किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यह घोषणा की कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वी बंगाल का नया राज्य प्राप्त होगा। सरकार के हितों को बढ़ावा देने और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आह्वान करने वाले नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति में ने भी मुस्लिमों को इस आंदोलन से बाहर रखने का प्रयास किया। श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि एवं नस्लीय अपमान, प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों में के मुद्दों पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बर्न कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच पटसन कारखानों में प्राय हड़तालें होती रही, जिससे विभिन्न समस्याओं में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों में हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी में शस्त्रागार और रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। हालांकि 1908 की गर्मियों के श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः समाप्त हो गई, और यह रुचि 1919 से 1922 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्गों, विद्यार्थियों, महिलाओं, शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध समय मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि ने हड़तालें भी आयोजित की गई, किंतु आंदोलन मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले से ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई तथा उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रही। सरकार के सहयोग से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आगा खान ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को विफल करने में किया। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रीय व्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था, आंदोलन का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसकी सहायता से उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बंगाल विभाजन का लोप, क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफ़ी आघात लगा। विभाजन को रद्द करने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली, जो कि मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, को बढ़ाने की घोषणा की, किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया था, असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन, हेडिंग है स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन और सब हेडिंग है स्वदेशी आंदोलन की असफलता।
स्वदेशी आंदोलन की यह सफलता 1908 तक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद ठंडा पड़ चुका था। यद्यपि एक चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, इसके कई कारण थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों यथा असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, तथापि आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। फिर आंदोलन आगे चलकर नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या देश से निर्वासित कर दिए गए थे। इसी समय अरबिंदो घोष तथा बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में हुई। इससे आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। यद्यपि आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उत्तेजित करने का कार्य तो किया, तथापि शक्ति एवं ऊर्जा को संगठित कर वह सही स्वरूप एवं दिशा देने में सफल नहीं हो सका। आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपने पैठ नहीं बना सका। यह उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों और किसानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल साबित हुआ। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतया सिद्धांत के रूप में ही रहे तथा ज़्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। किसी निश्चित योजना एवं कार्यनीति के बिना किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। संभवतः इस आंदोलन के साथ ही यह विसंगति रही। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतया सफल नहीं हो सका, तथापि इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी था इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। इसी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों तथा छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीति, अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद एवं याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित न रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान एवं उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूटी तथा वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष उजागर कर दिया। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति की दिशा तय करने में सहायता मिली। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उदारवादी तरीकों को बल प्रदान किया। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीकों को बल प्रदान किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिकाएं अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक एवं व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति प्रदान नहीं कर सके। उनकी यह सफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया था, उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथियों की असफलता से यह बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों की जड़ें नहीं जमा सकी। नरमपंथी अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे तथा उनके नेतृत्व में आंदोलन में कोई खास प्रगति नहीं हुई, परंतु अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्य प्रणाली में भी एक रूपता का अभाव रहा। इनकी कार्य प्रणाली में हिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं यथा अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे। तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरबिंदो घोष विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज्य मानते थे, किंतु राजनीतिक एवं सैद्धांतिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता पर बल देने, आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज़्यादा सफल रहे। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार
एवं सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का सराहनीय कार्य किया, परंतु कहीं कहीं अतिवादी संकीर्णता की भावना के शिकार भी रहे। उनके परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचार भी यदा कदा उनके कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सहमति की आयु अधिनियम का विरोध, गणपति एवं शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय था, गोवर्ध का प्रतिबद्ध का समर्थन करने जैसे कार्यों से उनकी छवि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रसार किया। इससे कई मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया गया। अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उदारवादी और उग्रवादियों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर देखते हैं। उदारवादी को बोलते हैं उदार स्वभाव के जो हैं, जो नरमपंथी हैं। एक है उग्रवादी जो गर्म स्वभाव के हैं, गर्मपंथी हैं। उदारवादी हैं वो सामाजिक उदार, जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्य वर्गीय लोगों के बीच है। जो उग्रवादी है वो सामाजिक आधार शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्य वर्गीय लोगों के बीच है। जो उदारवादी है वो सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत पाश्चात्मक उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास से संबंधित है, और सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत उग्रवादियों का भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासतें, परंपरागत हिंदू मूल्य हैं। उदारवादी जो हैं वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं। जो उग्रवादी हैं ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं है। उदारवादी हैं उनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों के लिए लाभप्रद होंगे। जो उग्रवादी हैं उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रखने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। उदारवादी कहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो। उग्रवादी कहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन भारतीय निष्ठा के लिए अयोग्य है। उदारवादी जो है उनका मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्य वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। उग्रवादी कहते हैं कि उन जन सामान्य की शक्ति त्याग की भावना से पूर्ण निष्ठा थी। उदारवादी कहते हैं कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने और संवैधानिक सुधारों की मांग की, और ये इन्होंने भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज्य की मांग की। उदारवादी केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने में विश्वास रखते थे। उग्रवादी आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे बहिष्कार, अहिंसात्मक प्रतिरोध में परहेज नहीं। उदारवादी पाश्चात्मक शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक। उग्रवादी भारतीय समारोहों के आयोजन में प्रेस शिक्षा एवं भारतीय साहित्य के समर्थक। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों एवं नीतियों से उपनिवेशी शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके इस कार्य से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। सूरत विभाजन। अब आता है सूरत विभाजन। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय था। सूरत का रुख। 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ तो उदारवादियों उग्रवादियों का मतभेद खुलकर सामने आ गई। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार के प्रति नरमपंथियों की उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पर पूरे बंगाल एवं देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए तथा इसमें अन्य संस्थाओं को सम्मिलित कर इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीकों से किया जाए तथा
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्य मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। फिर आता है दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में तत्कालिक सांप्रदायिक दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथियों ने इस पद हेतु डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। अंत में दादा भाई नारोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तथा ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज्य स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बना लिया। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1906 में। किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिससे बाद में इस विषय पर उदारवादियों उग्रवादियों के में बहस हो गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से प्रसारित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज़्यादा महत्व न मिलने के कारण भी उनमें निराशा बढ़ी। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगे। उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने का एक उपयुक्त समय है। उनका मत था कि अब वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए था इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उदारवादियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हैं। उदारवादी यह विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि आतंकवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादियों ने अतिवादियों के साथ किसी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं रखना चाहते थे। उदारवादी यह अनुमान नहीं लगा सके कि भारत सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना है, न कि उदारवादियों को उपहार देना। अतिवादियों ने नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन में वापसी एकता अत्यंत आवश्यक है। विभाजन सुनिश्चित होना। अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय उनके अध्यक्ष चुने जाएं। साथ ही यहाँ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थक में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए, क्योंकि मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बम्बई के अंतर्गृह आता था। उन्होंने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने एवं स्वदेशी बहिष्कार या राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों ही पक्षों ने उड़ियल रुख अपना लिया तथा समझौते को की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इस परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य एवं स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन का जारी रखने का निर्णय ले लिया। सरकार द्वारा दमन। इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 11 तक मध्य सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए। इन कानूनों में राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय दंड संहिता विधि अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रमुख थे।
मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई थी। तिलक ने लिखा कि निसंदेह यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं है कि इस देश से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाएगा, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को ये याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की एक सीमा है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करने की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्हें 6 वर्ष के लिए देश निकाला दिया गया, जिसके तहत उन्हें मांडले जेल पड़ती है बर्मा में भेज दिया गया। जब न्यायालय ने तिलक से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है, तो तिलक ने कहा कि न्यायपीठ यानी जूरी के निर्णय के बावजूद मैं इस बात पर कायम हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। सर्वोच्च शक्ति भी है जो मनुष्य एवं राष्ट्रों का प्रारब्ध निर्धारित करती है, और संभवतः यह शायद ईश्वर की इच्छा है कि मैं जिस ध्येय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वह मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरी पीड़ा से अधिक समृद्ध होगा। इसी समय बिपिन चंद्र पाल अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई तथा वे युवाओं का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया, जिसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जेल में से रिहा हो गए। सरकार की रणनीति। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख सहयोगात्मक रहा। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद में से समय को दूर रखना शुरू कर दिया, जिसका आभास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मिलना प्रारंभ हो गया था। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी तथा राष्ट्रवादी एवं उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया था। उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लिया। सरकार की इस नीति को 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकारें उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई था। सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि यदि वे अतिवादियों से समय को अलग रखें तो सरकार में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के पश्चात सरकार के लिए अतिवादियों के दमन का मार्ग आसान हो गया, किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए। दुर्भाग्यवश जबकि राष्ट्रवादियों ने समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी तथा अतिवादी दोनों ही अंग्रेज की रणनीति के शिकार हो गए तथा वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी तथा अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए तथा उनके मतभेद सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए। अब आता है मार्लेमिंटो सुधार 1909। मार्लेमिंटो सुधार 1909 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधित्व मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के पृथक रखने का प्रयास किया।
इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, आदिवासियों के प्रभाव को कम करने तथा कांग्रेस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मार्ले भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड चले गए। मुख्य सुधार: वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु उनमें से कुछ गैर सरकारी सदस्य नामांकित होते थे, न कि निर्वाचित। इसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी अनिर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इस 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए अंतर्गत आती थी। लॉर्ड मिंटो कहता कि ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों में से एक निर्वाचन मंडल का गठन होता था। यह प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करता था। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इन अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हितों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। सुधार का मूल्यांकन: 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था और न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार एवं विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मार्ले मिंटो ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्य भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने तथा होने से सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग भी लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत ही
छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य निर्वाचक मंडलों का चुनाव करते थे, और ये निर्वाचक मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। ये प्रांतीय परिषदों के यदि सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे, चुनावों को क्रियान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दी गई, परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कूट आलोचना करने का मंच बना दिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, तथापि अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य यानी कम रही। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाममात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व तो अन्य वर्ग की ओर, शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बन गई एवं भारतीयों एवं सरकार के संबंध बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था तथा उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसी के साथ यह लेसन कंप्लीट होता है। अगले 13वें लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।